दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई सीरीज हीरा मंडी को, जो फिलहाल काफी चर्चा में है और इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। हम पूरी सीरीज को इस एक वीडियो में ही एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि अच्छा कंटेंट आपसे मिस ना हो। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1920 से, जब पूरे भारत पे अंग्रेजों का राज हुआ करता था। अब हम एक रिहाना नाम की तवायफ को देखते हैं। लाहौर के नवाब अक्सर इस तवायफ के पास अपने मनोरंजन के लिए आया करते थे। रिहाना के हाथ में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं। वो बच्चा उसकी छोटी बहन मल्लिका का होता है, जिसे आज वो एक कुतुबुद्दीन नाम के नवाब को बेच देती है, जिसके बदले में रिहाना को खूब सारे पैसे मिलते हैं। मल्लिका को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो वो रिहाना पर चिल्लाने लगती है, लेकिन रिहाना पर उसके चिल्लाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मल्लिका से बोलती है कि वो तुम्हारी नाजायज औलाद थी, जिसका इस समाज में कोई वजूद नहीं होता, इसलिए उसे बेच देना ही मुझे सही लगा। तवायफ के बच्चों को वहाँ अक्सर नवाब के लोग ही खरीद लेते थे। रिहाना की ऐसी बातें सुनकर मल्लिका उससे बोलती है कि तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीना है, मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। इसके बाद हमें 25 साल के बाद का सीन देखने को मिलता है, जहां मल्लिका सारी तवायफ की रानी बन गई होती है, जिसकी एक आवाज से ही सारे काम हो जाते हैं। वो अपनी बेटियों से भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती, वो उनके साथ बहुत ही रूखा सा व्यवहार करती है। तभी हमें मल्लिका की छोटी बहन को दिखाया जाता है, जिसका नाम है बेबोजान। वो नवाब वालिद साहब के सामने मुजरा कर रही होती है। इसके बाद हमें मल्लिका को दिखाया जाता है। वो उस समय नवाब जुल्फिकर के साथ होती हैं। उनको देख के हम ये समझ पाते हैं कि इन दोनों का कोई पुराना रिश्ता रह चुका है। इसके बाद मल्लिका अपने महल में वापस आ जाती है। तब उसकी छोटी बहन वहीदा बेबोजान से वो सारी रकम लाकर मल्लिका को दे देती है, जो भी उसने नवाब वालिद से कमाई होती है। लेकिन रकम देखकर मल्लिका को वहीदा पे शक होता है, क्योंकि उसको लगता है कि वहीदा अक्सर थोड़े बहुत पैसे चुरा लेती है। इसलिए वो वहीदा की तलाशी लेने लगती है, पर उसके पास कुछ नहीं मिलता। वहीदा रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वहीदा ने सच में ही कुछ पैसे चुराए होते हैं। वो हमेशा ही लुटाए हुए पैसों में से चोरी कर लिया करती थी। फिर हम आलम यानी मल्लिका की छोटी बेटी को देखते हैं। उसको शायरी लिखने का बहुत शौक होता है, लेकिन मल्लिका चाहती है कि वो भी उसी की तरह एक तवायफ बन जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि आलम की साथी साहिमा उसको मोतियों का हार पहनाती है, तो गलती से वो हार टूटकर गिर जाता है। ये देखकर साहिमा बहुत डर जाती है, क्योंकि अगर मल्लिका को ये बात पता चली तो वो साहिमा को बेच देगी, और वो हार भी बहुत कीमती था। इसी डर से साहिमा और आलम दोनों उन मोतियों को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद आलम जाकर मल्लिका को वो मोती दे देती है और कहती है कि मोतियों का हार टूट गया था, पर हमने सारे मोती ढूंढ लिए हैं, पूरे 100 मोती हैं। इस पर मल्लिका बोलती है कि मोती तो 101 थे, अगर वो एक मोती नहीं मिला तो उन दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अब जैसे तैसे करके आलम वो एक मोती भी ढूंढ के ले आती है, जिसको देखकर मल्लिका आलम की तारीफ करते हुए बोलती है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी नथ उतरवाई का टाइम आ चुका है, अब तुम भी एक मशहूर तवायफ बनोगी। पर आलम तवायफ नहीं बनना चाहती, उसको तो बस शायर बनना है। अगले ही दिन मल्लिका आलम की नथ उतरवाई की घोषणा कर देती है। आलम ये सब बात अपनी दोनों बहनों को बता देती है कि वो तवायफ नहीं बनना चाहती। ये सुनकर बड़ी बहन लज्जो उसको बताती है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, मेरी बुआ मुझे यहाँ 6 साल की उम्र में बेचकर चली गई थी। फिर बेबो भी बोलती है कि हम भी यहाँ से निकलना चाहते थे, पर निकल नहीं पाए। दूसरी तरफ लज्जो की बात सुनकर ये समझ में आता है कि उसको नवाब जोरावर से प्यार हो गया है और वो उसी के साथ शादी करना चाहती है, ताकि वो इस नरक से निकल सके। अब आगे हम नवाब ताज हीरा को देखते हैं, जो हाल ही में इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा है। उसकी दादी उसको बोलती है कि तुम बिल्कुल ही अंग्रेज बन चुके हो, तुम्हें थोड़ी नजाकत सीखने की जरूरत है, इसलिए तुम्हें हीरा मंडी जाना चाहिए। यहाँ की मालकिन मल्लिका है, लेकिन ताज हीरा तवायफों के पास नहीं जाना चाहता, इसलिए वो मना कर देता है। इसके बाद ताज अपने पापा के पास जाता है और उनसे बोलता है कि ये अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं, हमें इन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। लेकिन कोई भी उसकी बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि उस समय नवाबों और अंग्रेजों के काफी अच्छे संबंध थे। इसके बाद अगले सीन में हम मल्लिका को देखते हैं, जिसके पास एक अधिकारी आता है और वो मल्लिका से बोलता है कि हमें एक तवायफ की तलाश है जो हमारे जश्न में मुजरा करे, जिसके लिए उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पर ये सुनकर मल्लिका मना कर देती है
क्योंकि उसका मानना है कि तबायफों का ओहदा ऊंचा होता है, इसलिए वो सिर्फ नवाबों के आगे ही मुजरा करेंगी। मल्लिका ये भी बोलती है कि वो अगर ऐसा ही हर किसी के सामने मुजरा करेगी तो उनकी क्या ही औकात रह जाएगी। ऐसी बातें सुनकर वो अधिकारी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और मन ही मन ये ठान लेता है कि वो मल्लिका से इसका बदला लेगा। फिर हम देखते हैं कि वो अधिकारी एक उस्ताद को बुलाता है जो हीरा मंडी में बहुत ही लंबे समय से काम कर रहा है। वो उस्ताद से मल्लिका की कमजोरी का पता लगाने को बोलता है, क्योंकि वो मल्लिका से अपना बदला लेना चाहता है। अब उसी रात मल्लिका आलम से एक पार्टी में चलने के लिए बोलती है, पर आलम ना जाने का कोई बहाना बना देती है। इस पर मल्लिका बोलती है कि आज उस पार्टी में एक बड़े शायर नियाजी साहब भी आने वाले हैं, लेकिन अब तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। अब वो जाने लगती है तो आलम चुपके से उसकी बग्गी के पीछे बैठ जाती है, क्योंकि वो नियाजी साहब की बहुत ही बड़ी फैन थी। अब सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और नियाजी साहब की शायरी सुनने लगते हैं। वहीं पे आलम उनकी शायरी को लिखती रहती है। तभी वहाँ उसको ताज हीरा देख लेता है। ताज आलम को देखते ही पागल सा हो जाता है और वो उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पार्टी खत्म हो जाती है और सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन ताज हीरा की आंखें तो बस आलम को ही ढूंढ रही थी। तभी ताज की दादी उसको मल्लिका से मिलवाने के लिए ले जाती है और बोलती है कि इनकी बेटी की नत उतरवाई की रस्म होने वाली है, जिसके लिए मैंने तुम्हारा नाम दिया है। लेकिन ताज हीरा मंडी के बारे में कुछ गलत ही बोल देता है, जिससे मल्लिका गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आलम भी मल्लिका की बग्गी के पीछे आकर बैठ जाती है, लेकिन इस बार मल्लिका को पता चल जाता है कि आलम छुपकर यहाँ आई है। उस वक्त वो उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन अगली सुबह वो उसकी शायरी की सारी किताबें जला देती है। वहीं दूसरी तरफ हम बेबो को देखते हैं, जो वालिद साहब के साथ थी। अचानक तभी वालिद साहब को ये सूचना मिलती है कि कुछ बागी अंग्रेज के खिलाफ धरना कर रहे हैं, इसलिए उन्हें तुरंत निकलना होगा, क्योंकि अंग्रेज लोग उन पर गोलियां चलवा सकते हैं। इसके बाद बेबो आलम के साथ उसको कुछ किताबें दिलवाने ले जाती है, जो कि मल्लिका ने जला दी थी। फिर ये लोग किताब खरीदते हैं और मौका पाते ही बेबो बुक स्टोर वाले से अपनी खास किताब मांगती है, जिसे उसको एक क्रांतिकारी तक पहुंचाना होता है। वो फौरन वो किताब लेकर आलम से कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। उस किताब में ऐसा क्या था, ये आपको आगे पता चलेगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। आलम उसी बुक स्टोर में होती है। वो अंदर जाकर शायरी वाली किताबें ढूंढने लगती हैं। तभी वो ताज हीरा से टकरा जाती है, जिसे देखकर आलम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो भी ताज को पसंद करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम बेबो को देखते हैं, जो कि क्रांतिकारियों से मिलने आई थी। दरअसल बेबो भी भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाना चाहती थी, इसलिए वो नवाबों से सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर इन्हें बताया करती थी। वो उनको बताती है कि आज अंग्रेज लोग उन पर गोलियां चलवा सकते हैं, इसलिए वो उस बुक को उन्हें दे देती है और हम देखते हैं कि उस बुक के अंदर बंदूक रखी होती है। उधर आलम भी अपनी पसंद की सारी किताब खरीद चुकी होती है, लेकिन अभी तक ताज और आलम को एक दूसरे का नाम भी पता नहीं होता। लेकिन आलम इतना समझ जाती है कि ताज उसी बुक स्टोर में काम करता है। अब वो अपनी किताबों को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर लड़ाई दंगे छिड़ जाते हैं और आलम उसमें फंस जाती है। तो ताज सबसे पहले आकर आलम को साइड में ले जाता है। फिर वो देखता है कि अंग्रेज लोग एक क्रांतिकारी को मार रहे हैं, तो वो उसकी भी जान बचाने के लिए चला जाता है। तभी एक अंग्रेज ताज को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वो क्रांतिकारी आ जाता है जिसे बेबो ने बंदूक दी थी, और वो उस अंग्रेज को गोली मारकर ताज की जान बचा लेता है। फिर ताज सीधा भागते हुए आलम के पास जाता है, तो वहाँ आलम तो नहीं होती, लेकिन उसका रुमाल वहीं पर गिर जाता है। इसी के साथ इस सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 25 साल पहले का सीन देखने को मिलता है, जिसमें हम मल्लिका को देखते हैं, जो कि रिहाना के पैर दबा रही होती है। उस वक्त हीरा मंडी की मालकिन रिहाना ही होती है। तभी मल्लिका रिहाना को बताती है कि उसका चक्कर जुल्फिकार से चल रहा है। ये सुनकर रिहाना को गुस्सा आ जाता है। असल में जुल्फिकार रिहाना का कस्टमर होता है। गुस्से में रिहाना उससे बोलने लगती है कि वो मल्लिका को थोड़ी ही देर में बेच देगी। ये सब सुनकर मल्लिका भी अपना आपा खो बैठती है और वो गला दबाकर रिहाना को मार देती है। तभी हम वहाँ जुल्फिकार को भी देखते हैं। वो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। अब मल्लिका और जुल्फिकार मिलके रिहाना की लाश को महल के बीच में ले जाकर एक झूमर के ऊपर लटका देते हैं। फिर मल्लिका जुल्फिकार को वहाँ से भाग जाने को कहती है और उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
असल में उनका प्लान ये था कि वो रिहाना को ऐसे दिखाएंगे जिससे सबको देखकर ऐसा ही लगे कि रिहाना ने सुसाइड किया है, और सब लोग मान भी जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी मल्लिका को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था कि मल्लिका ने ही रिहाना को मारा है और सबके सामने बेकसूर होने का नाटक कर रही है, क्योंकि वहाँ झूमर के आसपास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर चढ़कर रिहाना झूमर तक पहुँची हो। तो फिर आखिर उसने सुसाइड कैसे किया? लेकिन फिर जुल्फिकार अंग्रेजों को रिश्वत देके मल्लिका को बाहर निकलवा लेता है। अब स्टोरी वापस से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होती है। आज सब जगह कर्फ्यू लगा हुआ है क्योंकि आज से ठीक 25 साल पहले ही रिहाना की मौत हुई थी, इसलिए सब लोग उसको श्रद्धांजलि देने के लिए ख्वाबना महल जाते हैं। वहीं पर रिहाना की मौत हुई थी, लेकिन मल्लिका नहीं चाहती कि रिहाना की आत्मा को कभी भी चैन मिले। अब भी मल्लिका के मन में रिहाना के लिए नफरत है। इसके बाद मल्लिका की छोटी बहन वहीदा महल की चाबी मंगवाती है और बोलती है कि मैं अब से यहीं रहा करूंगी। वो मल्लिका को ये भी याद दिलाती है कि उसने वहीदा से वादा किया हुआ है कि वो उसको ख्वाबना महल देगी। ये सुनकर मल्लिका बोलती है कि हम जरूर देंगे, लेकिन अभी इस महल पर केस चल रहा है, उसे बंद हो जाने दो। फिर दूसरी तरफ हम लज्जो और बेबो को देखते हैं, जहाँ लज्जो बेबो को बताती है कि वो जोरावर से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। लेकिन बेबो को इस बात का पता होता है कि जोरावर का कहीं और भी चक्कर चल रहा है, और जब ये बात बेबो लज्जो को बताती है तो वो उस पे ही गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि जोरावर सिर्फ और सिर्फ उसका ही है। और फिर लज्जो खूब शराब के नशे में धुत होकर जोरावर से मिलने जाती है और नशे की हालत में वहीं गिर जाती है। दूसरी तरफ आज ताज इत्र वाले की दुकान पर जाता है और उसे आलम का रुमाल सुंघाते हुए पूछता है कि ये इत्र किसने खरीदा था, लेकिन इत्र वाले को इतना याद नहीं होता। पर तभी अचानक आलम की दोस्त साइमा उसका रुमाल देख लेती है और वो रुमाल ले जाकर वापस आलम को दे देती है। लेकिन साइमा ये भी समझ जाती है कि आलम भी ताज हीरा से प्यार करने लगी है। आज लज्जो भी फिर से दारू पीकर कैफे में जोरावर से मिलने जाती है, तो जोरावर वहाँ उसको सब सच बता देता है कि वो किसी और से प्यार करता है और उससे शादी करने वाला है। ये सब सुनकर लज्जो भड़क जाती है और वहाँ जोर जोर से जोरावर के ऊपर चिल्लाने लगती है, तो जोरावर उसको कैफे से बाहर निकाल देता है। लज्जो फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम आलम को देखते हैं। उसकी नथ उतरवाई की रस्म होने वाली थी, इसलिए मल्लिका ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करवाया था। फिर बेबो को भी पता चलता है कि जोरावर दूसरी शादी करने वाला है और उसमें लज्जो मुजरा करने जाएगी। बेबो उसे मना करती है कि तुम नहीं जाना, लेकिन मल्लिका बोलती है कि उसे जाने दो। अब जोरावर की शादी का दिन आता है और लज्जो वहाँ मुजरा करने पहुँच जाती है, लेकिन वो मुजरा करते वक्त बार बार जोरावर से जाकर लिपट रही थी, तो गुस्से में आकर जोरावर उसको थप्पड़ मार देता है। तभी हम देखते हैं कि मल्लिका भी वहाँ पहुँच जाती है और वो जोरावर से बोलती है कि लज्जो ने जो कुछ भी किया उसके लिए उसे माफ कर दो, लेकिन तुमने भी उसके साथ सही नहीं किया, तुम भी उससे माफी मांगो। इस पर जोरावर मल्लिका से बोलने लगता है कि तुम सब तवायफ हो, तुम्हारी हमारे सामने औकात ही क्या है। ये सब सुनकर मल्लिका बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वो जोरावर को एक बहुत ही बड़ा सच बताती है। वो बोलती है कि तुझे क्या लगता है कि तू नवाब है, नवाबों के खानदान में पैदा हुआ है? ये तेरी गलतफहमी है। असल में तो तू मेरी औलाद है, जिसे तेरा बाप जबरदस्ती मुझसे छीनकर ले गया था। अपनी सच्चाई सुनकर जोरावर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लज्जो और मल्लिका बग्गी से वापस जा रहे होते हैं और लज्जो, जो कि नशे में धुत होती है, वो अचानक बग्गी से नीचे गिर जाती है और जब मल्लिका उसको देखती है तो पता चलता है कि लज्जो मर चुकी है। अब सब लोग मिलकर लज्जो का अंतिम संस्कार करते हैं। सब लोग बुरी तरह से रो रहे थे। इसके बाद हमें एक नए शख्स की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि रिहाना की बेटी है, जिसका नाम है फरीदा। वो देखने में बिल्कुल अपनी माँ के जैसी ही है। वो मल्लिका से बोलती है कि मैं अपनी माँ की मौत का बदला लेने आई हूँ और ये तो अभी शुरुआत है, जल्दी ही यहाँ एक और मौत होगी। इतना कहकर वो अपनी माँ की अंगूठी मल्लिका से छीन लेती है और वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम 25 साल पहले का सीन देखते हैं। यहाँ मल्लिका और जुल्फिकार एक दूसरे के साथ होते हैं। तभी वहाँ वहीदा आ जाती है और मल्लिका से बोलती है कि रिहाना के नाम 2 शाही महल थे, जिसमें से एक में आप रहती हो और दूसरा ख्वाब का महल जो खाली पड़ा है, तो आप उसको मेरे नाम कर दीजिए। मल्लिका मान जाती है और बोलती है कि ठीक है, वो महल में तुम्हें दे दूंगी। लेकिन वहीदा मल्लिका से डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने के लिए बोलती है ताकि वो कानूनी तौर पर उसका हो जाए। अब इसी बात पर वहाँ बहस छिड़ जाती है और गुस्से में आकर जुल्फिकार पेन से वहीदा के चेहरे पर एक वार कर देता है, जिसके निशान को वहीदा आज भी छुपा कर घूमती है। अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होती है, जहाँ वहीदा
वहीदा और मल्लिका ख्वाबना महल के सिलसिले में कोर्ट जा रहे थे। अब यहाँ पता चलता है कि ख्वाबना महल एक नवाब का था। उसने रिहाना से खुश होकर उसे वो महल दिया था, लेकिन अब उस नवाब की मौत के बाद उस नवाब के घर वाले वो महल वापस मांग रहे हैं। लेकिन मल्लिका उन्हें वो महल देना नहीं चाहती, इसलिए कोर्ट में केस भी चल रहा है। और मल्लिका ने वहीदा से वादा करते वक्त यही कहा था कि जैसे ही केस पूरा होगा वो ख्वाबगाह तुम्हारे नाम कर दूंगी। वहीं अब कोर्ट में नवाब के घर वाले ख्वाबगाह मांगते हैं, तो मल्लिका उससे बोलती है कि मेरे पास तो ख्वाबगाह की चाबियां हैं, क्या तुम्हारे पास उस महल के पेपर्स वगैरह हैं? हम ये भी देख पाते हैं कि वहाँ कोर्ट में फरीदा भी मौजूद होती है, जो ये पूरा केस देख रही है। अब मल्लिका नवाब के बेटे की भी बेइज्जती कर देती है, फिर गुस्से में आकर वो उसका गला पकड़ लेता है। अब मल्लिका के जवाब को सुनकर कोर्ट मल्लिका को ख्वाबगाह देने का फैसला करती है। अब मल्लिका ख्वाबगाह की चाबियों को ले जाकर वहीदा के हाथ में दे देती है, जिसे देखकर वहीदा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहां मल्लिका के पास उस नवाब की बीवी बैठी होती है। तभी वहां वहीदा आती है, तो मल्लिका उसके हाथ से ख्वाबगाह की चाबियां लेकर नवाब की बीवी को दे देती है। ये देखकर वहीदा गुस्से से पागल हो जाती है, तो मल्लिका उसे बताती है कि अगर फरीदा ने अपनी माँ के हिस्से का महल पाने के लिए कोर्ट में केस डाल दिया तो हम हार जाएंगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसलिए जिसका महल है मैंने उसी को लौटा दिया। अब ख्वाबगाह में नवाब की बीवी आकर रहने लगती है। इसी वजह से वहीदा रात में उसको मिठाइयाँ बांटने लगती है। असल में ख्वाबगाह मल्लिका के महल के सामने ही था। अब जैसे ही वो लोग अपने महल की खिड़की से जाकर सामने ख्वाबगाह को देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये महल फरीदा ने नवाब की बीवी से ले लिया है। ये देखकर मल्लिका दंग रह जाती है। वो जानती है कि फरीदा चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो अब जरूर कोई चाल चलेगी। अब दूसरे दिन फरीदा के पास उस्ताद जी आते हैं, जिन्हें इधर उधर की सारी खबर रहती है। वो फरीदा को मल्लिका के बारे में बताने लगते हैं कि मल्लिका की छोटी बेटी आलम तवायफ नहीं बनना चाहती और उसे किसी से प्यार भी हो गया है। साथ ही वो ये भी बताता है कि एक अंग्रेज अधिकारी है जो हाल ही में यहाँ आया है, वो भी मल्लिका से बदला लेना चाहता है, तुम उससे जाके बात करो। वहीं दूसरी तरफ आलम उसी बुक स्टोर में जाती है जहाँ वो ताज से मिली थी। उसे लग रहा था कि वो यही काम करता है। वो उस बुक स्टोर वाले से ताज के बारे में पूछती है, तो वो हंसने लगता है और कहता है कि वो कोई नौकर नहीं है, वो तो नवाब हैं। हाल ही में बाहर देश से पढ़ाई करके लौटे हैं। इसके बाद हम ताज को देखते हैं, जो आज एक क्रांतिकारियों के ग्रुप से मिलता है, जहां एक आदमी भाषण दे रहा है। उसका नाम हामिद होता है। वो सभी को क्या रणनीति अपनानी है ये बता रहा होता है। उधर उस्ताद ख्वाबगाह में कुछ लड़कियों को लेकर आता है, जो अब से वहीं पे तवायफ का काम करेंगी, और वो फरीदा को ताज का फोटो दिखाते हुए बताता है कि ये वही लड़का है जिससे आलम प्यार करती है, और मल्लिका ने इसी को आलम की नथ उतरवाई की रस्म के लिए चुना है। फिर उस्ताद बोलता है कि मल्लिका को सबक सिखाने का एक तरीका है कि आप इस लड़के को अपना बना लीजिए, लेकिन फरीदा मना कर देती है क्योंकि उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। वो बोलती है कि अब हम इन दोनों को मिलवाएंगे, जिससे इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, और प्यार तो कुछ भी करवा सकता है। इसके बाद उस्ताद बोलता है कि क्या वालिद साहब हमारे किसी काम आ सकते हैं, क्योंकि वो बेबो जान के साहब हैं, जिनसे वो बहुत प्यार करती है। ये सुनकर फरीदा कहती है कि हाँ बिल्कुल, हमारा शिकार वालिद साहब ही होंगे। अगले सीन में हम आलम को देखते हैं। वो बेबो जान के पास जाती है और बोलती है कि हमें भी अपने साथ दावत में ले चलो। अब आपको बता दें कि वालिद साहब ने बेबो के लिए दावत रखी थी, जिसमें सभी बड़े नवाब आएंगे। तो आलम को ये लग रहा था कि शायद ताज भी वहाँ आएगा। अब रात होती है और वालिद साहब बेबो के लिए दावत का आयोजन करते हैं। वहाँ सभी लोग वालिद साहब की खूब तारीफ करते हैं। तभी हम वहाँ फरीदा को भी देखते हैं। वो वालिद साहब से फ्लर्ट करने लगती है। ये सब बेबो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो वालिद साहब का हाथ पकड़ के उनको वहाँ से ले जाती है। इसके बाद फरीदा आलम से मिलने जाती है और उससे बात करने लगती है, और बीच में वो ताज का नाम लेते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ तुम ताज से प्यार करती हो, कल दरगाह पे दुआ मांगने जरूर जाना, वो तुम्हारा हो जाएगा। इस पर आलम कुछ नहीं कहती। तभी थोड़ी देर में आलम को ताज दिखता है। वो उसके पास चली जाती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन अब तक इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता, न घर बार न नाम पता, लेकिन फिर भी इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद फरीदा ताज से मिलने जाती है और उससे आलम के बारे में बातें करने लगती है, और वो उससे ये भी कहती है कि वो उसकी मुलाकात आलम से करवा सकती है। लेकिन ताज को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। अब फरीदा उसको बताती है कि तुम्हारी मुलाकात कल उससे दरगाह में होगी, जो हीरा मंडी में है। तो ताज पूछता है कि उस जगह पर तो तवायफ रहती हैं, वहाँ पर उस शरीफ लड़की का क्या ही काम। यहाँ फरीदा उसे आलम के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जानती है कि अगर ताज को पता चला कि आलम भी तवायफ की बेटी है तो वो उससे दूर हो जाएगा और उसका सारा प्लान फेल हो जाएगा।
अब अगले दिन हम देखते हैं कि आलम ताज का दरगाह पे इंतजार कर रही होती है और वहीं ऊपर फरीदा भी अपने महल में खड़े होकर ये सब देख रही थी। तभी वहाँ पर ताज आता है, लेकिन तब तक आलम फरीदा के पास मिलने चली जाती है। तो फरीदा उससे कहती है कि देखो, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। लेकिन जब तक आलम उससे मिलने जाती तब तक ताज वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फरीदा उसके पास आती है और कहती है कि अब तुम उससे अगले हफ्ते मिल पाओगी। और उसकी इस बात पर आलम को यकीन भी होता है, क्योंकि जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब दूसरी तरफ फरीदा उस अधिकारी के पास जाती है जो मल्लिका से बदला लेना चाहता था। फरीदा उससे अपनी माँ के कातिल को ढूंढने की बात कहती है तो वो मना कर देता है। वो बोलता है कि ये केस बहुत ही पुराना हो गया है, इस केस की हमारे पास कोई भी फाइल या पक्के सबूत नहीं है जिससे कातिल को पकड़ा जा सके। लेकिन फरीदा अधिकारी से बोलती है कि आप उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस इस केस को रीओपन करिए। अब ये बात जैसे ही जुल्फिकार को पता चलती है तो वो सीधा मल्लिका के पास जाकर उसे धमकी देते हुए कहता है कि वो केस की फाइल मैंने तुम्हें दी थी, वो अब कहाँ है, क्योंकि अगर वो किसी के हाथ लगी तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये सुनकर मल्लिका टेंशन में आ जाती है और फौरन वहीदा को अपने पास बुलाकर उस फाइल के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने वो फाइल वहीदा को ही दी थी। वहीदा कहती है कि उसने वो फाइल उसी समय जला दी थी। अब ये सुनकर मल्लिका चैन की सांस लेती है। वहीं फरीदा मल्लिका को झटका देने की फिराक में थी, इसीलिए वो अपनी नथ उतरवाई की रस्म करवाना चाहती है। लेकिन जैसे ही इसकी खबर मल्लिका को लगती है वो फौरन हीरा मंडी की तवायफों की मीटिंग बुला लेती है, क्योंकि ऐसा करना रूल के खिलाफ था, क्योंकि ये रस्म सिर्फ कुंवारी लड़कियों की ही होती है। इस पर फरीदा गुस्से में कहती है कि अगर यही नियम है तो आज से ये नियम बदल जाएगा, क्योंकि मैं अपनी नथ उतरवाई जरूर करवाऊंगी। और वो इस बात की घोषणा भी कर देती है। अब उसकी इस चाल को मात देने के लिए मल्लिका फौरन बेबोजान के आखिरी मुजरे की घोषणा कर देती है, जिसे सुनकर बेबोजान बिल्कुल भी खुश नहीं थी। यहाँ मल्लिका ऐसा इसलिए करती है कि जब कभी किसी का आखिरी मुजरा होता है तो सभी नवाब वहाँ जरूर आते हैं, और उसकी ये चाल काम भी कर जाती है, क्योंकि सभी नवाब बेबोजान के मुजरे को देखने पहुँच जाते हैं और फरीदा वहाँ अकेली बैठी रह जाती है। तभी उसके पास मल्लिका आती है और उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ फरीदा मन ही मन कहती है कि तुम इस बाजी को जरूर जीत गई, लेकिन मेरी अगली चाल के लिए तैयार रहो। और इसी के साथ एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम फरीदा को देखते हैं। वो बहुत उदास थी क्योंकि उसकी नथ उतरवाई की रस्म में कोई नहीं आया था। तभी उसके पास वालिद साहब आते हैं और उसको बोलते हैं कि बेबो का तो कल आखिरी मुजरा था, अब से हम तुम्हारे पास ही आया करेंगे। जिसे सुनकर फरीदा खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बेबो जान भी खिड़की पर खड़े होकर ये सब देख रही थी, क्योंकि वो भी वालिद साहब को पसंद करती थी। फिर हम मल्लिका को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी होती है कि तभी साइमा उसके पास गाना गुनगुनाते हुए आती है। पहले तो उसको वो आलम की आवाज लगती है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो साइमा होती है, जिसको देखकर वो मन ही मन चिढ़ने लगती है, क्योंकि वो आलम से अच्छा गा रही होती है। फिर वो ऊपर के मन से साइमा की तारीफ भी कर देती है। उसके कुछ देर बाद ही पता चलता है कि मल्लिका ने साइमा को 10,000 रुपए में किसी को बेच दिया है। ये सुनकर साइमा की माँ फौरन जाकर साइमा को बताती है। ये सुनने के बाद साइमा इकबाल के पास जाती है, जिससे वो बहुत प्यार करती है और वो उससे भाग चलने के लिए बोलती है। लेकिन इकबाल मल्लिका का वफादार था और वो बोलता है कि मैं तेरे लिए 10,000 रुपए लेकर आऊंगा, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। अब दूसरे दिन साइमा ये बात मल्लिका को बता देती है कि वो इकबाल से ही प्यार करती है और इकबाल ने ही बोला है कि वो उनके पैसे दे देगा। इस पर मल्लिका मान जाती है और बोलती है कि ठीक है, उसको बोल देना कि वो 10,000 रुपए लेकर आ जाए और तुम्हें यहाँ से ले जाए। लेकिन साइमा बहुत परेशान होती है कि इकबाल 10,000 रुपए कहाँ से लाएगा, क्योंकि उस समय के हिसाब से ये बहुत ही बड़ी रकम होती थी। अब 15 दिन बीत जाते हैं और इकबाल सिर्फ 2200 रुपए ही इकट्ठे कर पाया था। अब साइमा की माँ मल्लिका से कुछ दिनों का टाइम और मांगती है, तो मल्लिका उसकी माँ को थोड़ा टॉर्चर करती है और इसके लिए भी मान जाती है। अब दूसरी तरफ हमें वहीदा की बेटी दिखती है, जो वहीदा के साहब के साथ रोमांस कर रही थी। ये देखकर वहीदा ड्रामा करने लगती है। तभी वहाँ मल्लिका आती है और वो बोलती है कि इसमें कोई भी बुराई नहीं है, महल में बस किसी भी तरह से पैसे आने चाहिए, और वो वहीदा के साहब को उसकी बेटी दे देती है। ये सब देखकर वहीदा बहुत रोती है। इसके बाद अगले सीन में हम ताज को देखते हैं, जो कि अब क्रांतिकारी बन चुका है। पर हामिद बोलता है कि अमीर लोग कहाँ क्रांतिकारी बनते हैं। इस पर ताज कहता है कि ठीक है, आप जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, ताकि आपको मुझ पर यकीन हो जाए। अब हामिद उसको कुछ पोस्टर्स देता है और उन्हें शहर में बांटने के लिए कहता है। पोस्टर्स बांटते वक्त ताज की मुलाकात आलम से होती है।
दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ मिलकर पोस्टर्स बांटने लगते हैं। इसके बाद आलम फरीदा के पास जाती है और उसको बताती है कि आज हम फिर से ताज से मिलें। वो उससे ये भी पूछती है कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। इस पर फरीदा उसे बोलती है कि अब तुम्हें उसे अपने दिल की बात बता देना चाहिए, इसलिए तुम उसको एक खत लिखो और खत लिखकर हमें दे देना, हम ताज तक पहुंचा देंगे। इसके बाद जब आलम फरीदा के महल से निकल रही होती है तो उसको बेबो जान दिखती है, लेकिन वो उस वक्त उससे कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ हम वालिद साहब को देखते हैं, जो कि उस समय फरीदा के महल में ही मौजूद थे। वो फरीदा और आलम की बात सुन रहे थे, जिससे उन्हें ये समझ में आ गया था कि फरीदा आलम का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए वो फरीदा को बोलते हैं कि मल्लिका को हराने के लिए तुम आलम का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर हम बेबो जान को देखते हैं, वो आलम से आकर कहती है कि तुम फरीदा से मिलने मत जाया करो, वो तुम्हारी दुश्मन है। ये सुनकर आलम बोलती है कि हम ताज नाम के एक लड़के से प्यार करते हैं और फरीदा उस तक हमारा खत पहुंचाएगी। अब इस पर बेबो जान बोलती है कि लाओ वो खत मुझे दे दो, मैं उसे ताज तक पहुंचा दूंगी। वो ताज को जानती थी, इसलिए वो खत लेकर बुक स्टोर में दे देती है, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ ताज इस खत को पढ़ता है और बहुत खुश हो जाता है। आलम ने खत में अपने दिल की बात लिखी थी। इसके अगले सीन में हम फरीदा को देख पाते हैं, जो अफसर को अपने घर बुलाती है और कहती है कि उसको मल्लिका के खिलाफ गवाह मिल चुका है और गवाह कोई और नहीं बल्कि वहीदा होती है। पर वो ऑफिसर को कुछ नहीं बताती, इसलिए ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। उसको लगता है कि अब रिहाना का केस चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकता। फिर दूसरी तरफ हम ताज को देखते हैं, वो अब अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगा है, जिसकी वजह से उसके पिता को लगने लगा कि ताज अब अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है। तभी ताज की फाइल से सारे पेपर्स गिर जाते हैं, जिससे उसके पिता को पता चल जाता है कि वो अब क्रांतिकारी बन चुका है। उधर अब फरीदा वहीदा से पूछती है कि तुमने ऑफिसर को सब कुछ क्यों नहीं बताया, तो वहीदा बोलती है कि मैं फ्री में कोई भी काम नहीं करती और वो उससे ख्वाबगाह की मांग करती है। वहीं हम दूसरी तरफ हामिद को देखते हैं, जो कि प्लान बना रहा होता है कि आज रात वो ऑफिसर अपनी एनिवर्सरी मनाने वाला है और बेबो जान बड़े ऑफिसर हेंडरसन के करीब जाएगी ताकि उसको इनके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है इसकी खबर मिल सके। फिर हमें रात को हेंडरसन की पार्टी देखने को मिलती है, जहाँ पे होटल के दूसरी तरफ ताज ने अपनी क्रांतिकारियों को बुलाया हुआ था। तब ताज के पिता उसको बोलते हैं कि ये हमारा होटल है, इसका ख्याल रखना। लेकिन ताज को तो सिर्फ आजादी का भूत सवार था। अब एंडरसन वॉशरूम में जाता है तो बेबो भी उसके पीछे चली जाती है और वो उसको अपनी बातों में फंसाने लगती है और वो एक दूसरे के करीब भी आने लगते हैं। अगले सीन में हम अब इकबाल को देखते हैं, जो कि पैसे कमाने के लिए जुआ खेल रहा होता है कि तभी पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। यहाँ पता चलता है कि उसको पकड़ने के लिए मल्लिका ने ही पुलिस भेजी थी। अब इकबाल भागकर साइमा के पास जाता है और उसको जीते हुए पैसे दे देता है और वो कहता है कि मैं और पैसे लाकर दे दूंगा, लेकिन पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। ये सब ऊपर खड़े होकर आलम देख रही होती है। अब वो सीधा मल्लिका के पास जाती है और कहती है कि साइमा इकबाल से बहुत प्यार करती है, उसको मत बेचो। मल्लिका मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि तुम्हें इसके लिए अपनी नथ उतरवाई की रस्म करवानी होगी। अब साइमा के लिए आलम हाँ बोल देती है। साइमा ये सब बाहर खड़े होकर सुन रही होती है। दूसरी तरफ अंग्रेज इकबाल को जेल में खूब मारते हैं और एंडरसन इकबाल से मल्लिका के खिलाफ गवाही देने को कहता है कि वो अंग्रेजों से गद्दारी कर रही है, लेकिन इकबाल ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता है। अब हम आलम को देखते हैं, जो अपनी नथ उतरवाई की रस्म के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है, जिसको देखकर बेबो जान चौंक जाती है कि ये रस्म के लिए कैसे मान गई। फिर बेबो जान आलम से कहती है कि ताज ने तुम्हारे लिए खत भेजा है। इस पर आलम कहती है कि वो आखिरी बार ताज से मिलने जरूर जाएगी, लेकिन जब आलम ताज से मिलने जाती है तो वो देखती है कि ताज तो क्रांतिकारियों के साथ बिजी है, इसलिए वो वहाँ खत रख के आ जाती है और वापस आकर अपनी नथ उतरवाई की रस्म करवाती है। तब साइमा सोचने लगती है कि आलम ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो भी आलम के लिए कुछ करना चाहती है। फिर अगले सीन में हम फरीदा को देखते हैं, जो खत लिखती है और उसे आलम तक पहुंचा देती है। वो आलम से ये कहती है कि ये ताज ने भेजा है, असल में ये फरीदा की ही एक नई चाल है। अब आलम उस खत को पढ़ती है। फिर फरीदा की दासी उससे कहती है कि आप यहाँ से निकल जाइए, बाकी सब फरीदा पे छोड़ दीजिए, वो सब संभाल लेगी। तभी वहाँ साइमा आ जाती है और वो आलम को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। फिर जैसे ही बेबो जान आलम से मिलने आती है
तो वो देखती है कि वो तो यहाँ से भाग गई है। अब हम आलम को देख पाते हैं जो कि बग्गी में बैठकर फरीदा से मिलने जाती है और फरीदा उसको भागने के लिए कहने लगती है। वो कहती है कि अगर तुमने ताज से प्यार किया है तो तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने प्यार के पास चली जाओ हमेशा के लिए, इन सब से दूर। दूसरी तरफ बेबोजान मल्लिका को जाकर बताती है कि आलम भाग चुकी है। तभी महल की सारी लाइट्स बुझा दी जाती हैं और उधर हम फरीदा को देखते हैं जो कि आलम को भगाकर बहुत ही अच्छा महसूस कर रही होती है। और एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम आलम को देखते हैं जो भागकर सीधे ताज के पास जाती है। ताज उसे देख के बहुत खुश होता है। फिर आलम उसे खत के बारे में बताती है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो कोई खत भेजा ही नहीं था। और तभी बातों ही बातों में ताज को ये पता चल जाता है कि आलम हीरा मंडी की रहने वाली है। ये जानकर वो बिखर जाता है क्योंकि वो हीरा मंडी से नफरत करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो वहीं की लड़की से प्यार कर बैठा है। अब इसके बाद ताज आलम को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ फरीदा जश्न मना रही होती है क्योंकि उसने मल्लिका को हराने के लिए उसकी बेटी को ही भगा दिया था। फिर हम मल्लिका को देखते हैं जो कि आलम के जाने के बाद उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, लेकिन बेबोजान उसे संभाल रही होती है। उधर ताज आलम से कहता है कि चलो हम तुम्हें हीरा मंडी छोड़कर आते हैं, लेकिन आलम मना कर देती है कि मैं वहाँ तबायफ बनने नहीं जाऊंगी। तो ताज उसको अपने घर ले आता है और उससे कहता है कि तुम 1-2 दिन यहाँ रुक सकती हो, तब तक तुम अच्छे से सोच लेना कि तुम्हें कहाँ जाना है, और अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो बोल देना कि मेरे दोस्त सरफराज की बहन हो। उधर मल्लिका की हालत और खराब हो रही थी क्योंकि वो आलम को हीरा मंडी की मालकिन बनाना चाहती थी, लेकिन उसने भागकर मल्लिका के सारे सपनों पर पानी फेर दिया था। इसके बाद हम आलम को देखते हैं जो सुबह सुबह ताज की दादी से मिलती है और आलम उन्हें काफी पसंद आती है, लेकिन ताज की बातों से ताज के पिता को उस पर शक हो रहा था क्योंकि वो आज तक किसी सरफराज से नहीं मिले थे, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहते। वहीं हम देखते हैं कि बेबो क्रांतिकारियों से जाकर मिलती है और वहाँ एक ताज का भी दोस्त होता है, जिससे उसे पता चलता है कि आलम ताज के घर पे बिल्कुल सुरक्षित है और उसके घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर बेबोजान को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। दूसरी तरफ ताज आलम से कहता है कि तुम मेरी दादी से ज्यादा मत घुलो मिलो क्योंकि तुम कुछ ही दिनों में चली जाओगी और उन्हें बहुत दुख होगा। इस पर आलम कहती है कि नहीं, मैं हीरा मंडी वापस नहीं जाऊंगी। अब अगले सीन में हम वाहिदा को देखते हैं। वो आज अंग्रेज ऑफिसर एंडरसन को मुजरा दिखाने वाली होती है और वो अपना मुजरा दिखाना शुरू भी कर देती है, लेकिन एंडरसन तो वहाँ खड़ी हुई बेबोजान को ही देख रहा होता है और फिर वो उसे अपने साथ एक कमरे के अंदर ले जाता है। ये सब देखकर वाहिदा गुस्से से पागल हो जाती है क्योंकि वो एंडरसन को अपना साहब बनाना चाहती थी ताकि वो एंडरसन से खूब सारा पैसा ऐंठ सके, लेकिन बेबो और एंडरसन को एक दूसरे के करीब देखकर उसका सपना टूट जाता है और फिर वाहिदा पूरे होटल में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं पर ताज अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था तो वाहिदा को देखकर उसका दोस्त कहता है कि देख, तबायफ का ये हाल होता है। ये सुनते ही ताज के दिमाग में आलम का ख्याल आता है और वो तुरंत आलम के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे भाई सरफराज का खत आया है और वो चाहता है कि तुम अभी 1 महीने और यहीं पर रुको। इस पर आलम मुस्कुराती है और पूछती है कि ठीक है, उनसे पूछना कि क्या हम 2 महीने के लिए यहाँ रुक सकते हैं। ये सुनकर ताज भी मुस्कुराता है, वो भी चाहता था कि आलम अब वहीं पर रहे। फिर अगले सीन में हम वाहिदा को देखते हैं। वो गुस्से में फरीदा के पास पहुँच जाती है क्योंकि बेबो ने उसका होने वाला साहब उससे छीन लिया था, इसलिए वो मल्लिका और उसकी बेटी से बदला लेना चाहती है, जिस वजह से वो फरीदा के साथ मिल जाती है। अब वाहिदा उसको बताती है कि रिहाना की केस की फाइल हमारे पास है। ये सुनकर फरीदा उससे कहती है कि आप जल्दी से वो फाइल मुझे लाकर दे दो, उसके बाद हम मल्लिका को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ हम उस्ताद को देख पाते हैं। वो कहीं जा रहा होता है तो उसको रास्ते में आलम ताज की दादी के साथ दिख जाती है। अब इसके बाद वो सीधा मल्लिका के पास जाता है और वो मल्लिका से कहता है कि कल ईद है, इसलिए आप ताज बलोच के महल में जरूर जाना, आपको वहाँ एक बहुत ही अच्छी खबर मिलेगी। अब वहाँ बेबोजान भी ये सब सुन लेती है और वो समझ जाती है कि उस्ताद को आलम का पता चल गया है। फिर अगले दिन ईद होती है और ताज के यहाँ ईद मनाई जा रही होती है कि तभी वहाँ मल्लिका पहुँच जाती है, जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं और आलम डर जाती है। अब मल्लिका सब सच बताती उससे पहले ताज ने ही सारा सच सबको बता दिया था। साथ ही वो ये भी बोल देता है कि मैं आलम से इश्क करता हूँ और उससे निकाह भी करना चाहता हूँ। ताज की दादी को इस बात से बहुत दुख होता है कि ताज ने उनसे अब तक ये बात छुपाई। मल्लिका ताज से बोलती है कि एक तबायफ का निकाह नवाब से कैसे हो सकता है, लेकिन ताज नहीं मानता। तो अब मल्लिका उसको चैलेंज करती है कि मैं देखती हूँ कि तुम ये निकाह कैसे करते हो। और इसी के साथ एपिसोड 5 भी यहीं पर खत्म हो जाता है।
अब शुरुआत होती है एपिसोड 6 की, जिसमें हम देखते हैं कि वहीदा मल्लिका को ये बोलती है कि आपसे अपनी बेटी तो संभाली नहीं गई, आप ये महल कैसे संभालोगी। दूसरी तरफ हम ताज को देख पाते हैं, इसलिए वो अपनी दूसरी कोठी पे जाता है जो उसका मामा संभालता था। वो ताज के साथ आलम को देख के पूछता है कि क्या तुम्हारी इस लड़की से शादी हुई है। इस पर ताज मना करता है तो उसका मामा बोलता है कि ये यहाँ नहीं रह सकती और अगर ये यहाँ रहेगी तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब ये सुनकर ताज कहता है कि आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही करो, लेकिन ये यहीं पर रहेगी। दूसरी तरफ हम वहीदा को जमीन से कुछ निकालते हुए देखते हैं। असल में वहीदा ने 25 साल पहले रिहाना के केस वाली फाइल यहीं जमीन के नीचे छुपाई थी ताकि वो किसी के हाथ ना लगे। फिर दूसरे ही दिन वहीदा सुबह सुबह जाकर वो फाइल फरीदा को दे देती है। फिर वो दोनों साथ में ये फाइल जाकर ऑफिसर को देने का फैसला करते हैं, लेकिन उस्ताद बताता है कि ऑफिसर तो लाहौर में है ही नहीं, वो किसी काम से 15 दिन के लिए बाहर गए हैं। इस पर वहीदा का दिमाग खराब हो जाता है। फिर फरीदा उससे कहती है कि मैंने तो 15 साल इंतजार किया है, आप बस 15 दिन कर लीजिए। इसके बाद हम ताज और आलम को देखते हैं जो आज एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम मल्लिका और जुल्फिकार को साथ में देखते हैं, जहां जुल्फिकार मल्लिका को बताता है कि ये फरीदा बहुत ही चालू है, ये कई नवाबों के साथ फ्रॉड कर चुकी है, इसलिए इसके खिलाफ बहुत ही केसेस चल रहे हैं। फरीदा ने बहुत से नवाबों को मार डाला और कुछ के महल छीन लिए और अब उसकी ये फोटो मल्लिका के हाथ लग जाती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि अगर ये फोटो उसने पुलिस को दे दी तो उसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगले सीन में हम फरीदा को अपना फोटोशूट करवाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ मल्लिका आ जाती है और अपनी 25 साल पुरानी फाइल वहाँ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो समझ जाती है कि ये वहीदा ने ही उसको दी होगी और वो बिना घबराए फरीदा को उसकी फोटो दिखाने लगती है और उससे कहती है कि ऐसी बहुत सी फोटोज मेरे पास हैं, अगर ये सब पुलिस को दिखा दी जाए तो तुम्हें अभी पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। और मल्लिका उसको ये ऑफर देती है कि अगर तुम ये फाइल छुपा दो तो मैं तुम्हारा राज भी छुपा लूंगी। अब ये सुनकर फरीदा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो मजबूर थी। अब जब रात को फरीदा उस फाइल को चेक कर रही होती है तो वो देखती है कि उसमें मल्लिका के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता और तभी वो वहीदा को बुलाती है और उसे भी ये बात बताती है। तो ये सुनकर वहीदा के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाती है कि ये काम मल्लिका का ही होगा। अब तो उसका इतना दिमाग खराब हो जाता है कि वो गुस्से में बची हुई फाइल को भी जला देती है। अब वहीदा सीधा मल्लिका के पास जाती है और उससे माफी मांगने लगती है और मल्लिका भी उसको माफ कर देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारी बेटी साइमा को यहाँ की हुजूर बनाऊंगी, जिसका राज पूरे महल पर होगा और वो सारे मुजरे को संभालेगी। वहीं दूसरी तरफ अब इकबाल भी जेल से छूट के बाहर आता है और साइमा के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी उसको कुछ नहीं बताता। अब वो सीधा मल्लिका के पास जाता है तो मल्लिका उससे माफी मांगने लगती है कि उसको रिहा कराने में देरी हो गई। अब वो ये भी बताती है कि तुम्हारे जेल जाते ही साइमा किसी और के साथ भाग गई, उसने बस तुम्हारे लिए ये बस एक कड़ा छोड़ा है। ये सुनकर इकबाल टूट जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम बेबो जान को एंडरसन के पास जाते हुए देखते हैं। असल में एंडरसन के पास एक नक्शा रखा होता है जिसमें हथियारों के बारे में पूरी डिटेल्स लिखी हुई थी। उधर ताज आलम से शादी के बारे में पूछता है तो आलम भी हाँ कर देती है। अब बेबो जान हथियारों की सारी खबर क्रांतिकारियों को जाकर देती है ताकि वो लोग वहाँ से हथियार चुरा सकें जो उनके काम आएंगे। वहीं पर ताज भी होता है तो बेबो उससे आलम के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि हम दोनों बहुत ही जल्दी शादी कर लेंगे। ये सुनकर बेबो बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि ताज अपनी शादी के एक दिन पहले अपने यहाँ एक बड़ी सी दावत रखता है जहाँ पर उसने सारे अंग्रेज और बड़े बड़े नवाबों को बुलाया था। ये सब क्रांतिकारियों का प्लान था ताकि वो पीछे से आसानी से हथियार चुरा सकें। तभी वहाँ फरीदा और वो ऑफिसर भी आते हैं। अब फरीदा आलम से मिलने उसके कमरे में जाती है, लेकिन उसे आलम तो वहाँ पर नहीं मिलती, पर उसके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जो अंग्रेजों के काम आते। दूसरी तरफ हम क्रांतिकारी भाइयों को देखते हैं। ये लोग पुलिस का गेटअप लेकर हथियार चुराने आते हैं। अब वो हथियार चुरा के वहाँ से निकलते इससे पहले किसी ने आकर वहाँ का दरवाजा ही बंद कर दिया था। क्रांतिकारी समझ गए कि ये सब उन्हें फंसाने के लिए किया गया है और दरवाजे के बाहर अंग्रेज ऑफिसर्स खड़े हुए थे ताकि जैसे ही क्रांतिकारी बाहर निकले तो उन्हें वहीं जान से मार दें। लेकिन क्रांतिकारी हार मानने वालों में से नहीं थे, वो दूसरे दरवाजे से भागने लगते हैं। लेकिन तभी अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें एक दो गोली क्रांतिकारियों को भी लग जाती है। उधर जब आलम फरीदा से मिलती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि फरीदा ने उसे झूठा खत देकर
मारकर महल से भगाया था। इस पर फरीदा उससे कहती है कि ये सब तो मैंने तुम्हारे प्यार के लिए किया, पर आलम उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद जब ऑफिसर फरीदा के साथ होता है तो उसको पता चलता है कि उसके यहाँ से हथियार चोरी हो चुके हैं। अब वो वहाँ से जाने लगता है, तब फरीदा उसको रोकती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि चोरी किसने की है और मेरे पास सबूत भी हैं। लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा भी एक काम करना पड़ेगा। ऑफिसर उसकी शर्त मान जाता है तो फरीदा उससे कहती है कि रिहाना वाला केस तो मैंने वापस ले लिया, पर तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, क्योंकि मुझे मल्लिका से बदला लेना है। ये सुनकर ऑफिसर भी मान जाता है और वो बोलता है कि केस तो मैं ओपन कर दूंगा। फिर फरीदा उसको सबूत दिखाती है जो आलम और ताज के कमरे से मिले थे। अब ताज और आलम की शादी वाला दिन आता है और आलम अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। अब आलम जल्दी जल्दी सारे सबूत छुपाने लगती है। उनमें क्रांतिकारियों के प्लान की डिटेल्स थी, लेकिन पुलिस वाले उसको सबूत के साथ पकड़ लेते हैं और उसको पीट कर ले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि क्रांतिकारियों को जो गोली लगी थी उसमें हामिद भी था। अब वो सोचने लगता है कि कोई तो है हमारे बीच जो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है, वरना हमारे प्लान के बारे में उन्हें कैसे पता चला। तभी वहाँ एक आदमी आता है और हामिद को बताता है कि ताज की कोठी पर पुलिस वाले पहुँच गए हैं और आलम को वहाँ से ले गए हैं और सारे सबूत भी। अब ये सुनकर ताज आलम को बचाने के लिए जाने लगता है तो वो सब उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें कोई एक चुनना होगा, या तो प्यार या देश। ये सुनकर ताज रुक जाता है। इसके कुछ देर बाद ताज अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। अब वहाँ ऑफिसर को ताज पर शक था कि ये भी क्रांतिकारियों के साथ मिला हुआ है। तभी वहाँ आलम को भी बुलाया जाता है और वो कहती है कि ये सारी प्लानिंग मेरी थी, इसमें ताज का कोई कसूर नहीं है। ये सुनकर ऑफिसर आलम से पूछता है कि तुम और ताज तो शादी करने वाले थे, तो तुम्हारे बारे में ताज को अब तक पता कैसे नहीं चला? तभी ताज बीच में बोल पड़ता है, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला था। तबायफों से कौन शादी करता है? दरअसल अब ताज को अपने देश के आगे कुछ नहीं दिख रहा था, अपना प्यार भी नहीं। और अब आलम को जेल हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब शुरुआत होती है एपिसोड 7 की, जिसकी स्टार्टिंग में हम बेबो जान को मल्लिका को ये बताते हुए देखते हैं कि आलम को जेल हो गई है। वो मल्लिका से आलम को छुड़वाने के लिए कहती है, पर मल्लिका कहती है कि अब आलम का ताज कहाँ गया, वो तो उससे शादी करने वाला था। इस पर बेबो बोलती है कि ताज को तो कुछ पता ही नहीं, पर आप आलम को बचा लीजिए। अब अपनी बेटी के खातिर मल्लिका पुलिस स्टेशन जाती है, पर वो ऑफिसर कार्टराइट वहाँ पर नहीं होता। वो वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। उधर हम उस ऑफिसर को फरीदा के साथ देखते हैं। अब मल्लिका को ऑफिसर का वेट करते करते रात हो जाती है। तब थोड़ी देर में ऑफिसर कार्टराइट पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो मल्लिका उसे आलम को छोड़ने की बात कहती है। ये सुनकर ऑफिसर कहता है कि आलम क्रांतिकारियों के साथ मिली हुई है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। इस पर मल्लिका बोलती है कि हम अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अब वो ऑफिसर अलग ही मूड में आ जाता है और वो मल्लिका से गाना गाने के लिए बोलता है। मल्लिका गाना गाती है, फिर वो उसको डांस करने के लिए कहता है। इसके बाद वो मल्लिका को कपड़े उतारकर डांस करने को कहता है। अब इस बार मल्लिका को गुस्सा आ जाता है, लेकिन अपनी बेटी के खातिर उसे ये सब करना पड़ रहा था। वो ऑफिसर के इरादे समझ गई थी, इसलिए वो अपना शरीर ही ऑफिसर को सौंप देती है और अब वो सारे ऑफिसर्स उसके साथ इंटीमेट होते हैं। अब इसके बाद वो ऑफिसर फरीदा के पास जाता है और उसको बताता है कि हमने मल्लिका को सबक सिखा दिया और अपना बदला भी ले लिया। ये सुनकर फरीदा को बुरा लगता है, क्योंकि वो भले ही मल्लिका से बदला लेना चाहती थी, पर उसको ये नहीं पता था कि अंग्रेज उसकी इज्जत ही लूट लेंगे। उधर हम मल्लिका को देखते हैं जो आलम को तो छुड़ा लाई थी, पर उसकी खुद की हालत बहुत ही खराब थी। उसके साथ उन अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया था वो उसे भुला नहीं पा रही थी। अब अगले ही दिन आलम बेबो को बताती है कि वो ताज के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर बेबो को बहुत खुशी होती है और आलम बेबो से कहती है कि मैं इस बच्चे को जरूर जन्म दूंगी और उसे उसके पिता के बारे में बताऊंगी। अब हम देखते हैं कि ताज बेबो से मिलने आता है और आलम के बारे में पूछता है। तो पहले तो बेबो उसको बहुत सुनाती है कि तुम उसको जेल में ऐसे ही छोड़कर चले गए, और उसके बाद बेबो उसको बताती है कि आलम तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो वो सीधा अपने पिता के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मैं आलम से शादी करना चाहता हूँ, पर उसका पिता इसके लिए मना कर देता है। लेकिन उसकी दादी इस बात को मान जाती है और वो तभी उसका रिश्ता लेकर मल्लिका के पास जाते हैं। उधर मल्लिका भी शादी के लिए मान जाती है। वो कहती है कि रात को अगर 10 बजे से पहले तुम बारात लेकर नहीं आए तो मैं आलम को मुजरे पर बैठा दूंगी
करूंगी। ताज भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। अब अगले सीन में हम इकबाल को देखते हैं, जिसके पास उस्ताद आता है और वो उसको बता देता है कि साइमा किसी के साथ भागी नहीं है, बल्कि मल्लिका ने उसको 2 आदमियों को बेच दिया है। ये सुनकर इकबाल रोने लगता है। अब हम बेबो जान को देखते हैं, जो शादी का पहला कार्ड ले जाकर फरीदा को देती है, क्योंकि उसकी वजह से ही ताज और आलम का रिश्ता यहाँ तक पहुँच पाया है। और ये सुनकर फरीदा पहली बार इतनी खुश दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम ताज के पिता को देख पाते हैं, जो कि इस शादी से नाखुश थे, लेकिन ताज की दादी बोलती है कि ये शादी तो होकर ही रहेगी। इस पर ताज के पिता को गुस्सा आता है और वो सीधा ऑफिसर को फोन लगाते हैं ताकि वो उनकी शादी तुड़वा सकें। अब शादी वाला दिन आता है और सभी लोग शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, क्योंकि आज पहली बार हीरा मंडी में किसी की बारात आ रही है। आलम भी बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ ताज और उसकी दादी भी बहुत खुश थे। अब थोड़ी ही देर में वो लोग बारात लेकर निकलने ही वाले थे कि वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो ऑफिसर कार्टराइट ताज से कहता है कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में तुमको अरेस्ट किया जाता है। अब ताज अपने पिता से बोलता है कि आप इनसे बोल दीजिए कि मुझे 10:30 बजे तक का टाइम चाहिए, उसके बाद मैं खुद अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। इसके बाद ताज को पता चलता है कि उसके पिता ने ही ऑफिसर को उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी ताकि वो ये शादी रोक सके। इसके बाद अब पुलिस वाले ताज को अरेस्ट करके ले जाते हैं और उसका शादी का सपना टूट जाता है। अब ये बात मल्लिका को भी पता चल जाती है और वो आलम को मुजरे पर बैठा देती है और उससे ताज को भूलने के लिए कहती है। उधर फरीदा भी खुश होकर आलम की शादी में आ रही होती है कि तभी उसको उस्ताद बताता है कि ऑफिसर ने ताज को अरेस्ट कर लिया है और उस पर बड़ी बड़ी धाराएं लगाई हैं। ये बात सुनकर फरीदा सीधा भागती हुई कार्टराइट के पास जाती है और उससे ताज को छोड़ने के लिए कहती है। इस पर ऑफिसर बोलता है कि ताज अगर अपने साथियों का नाम बता देगा तो हम उसको छोड़ देंगे, लेकिन ताज एक नाम भी नहीं लेता और वो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देता है, जिस पर गुस्सा होकर एक पुलिस वाला उसके सर पर डंडा मारता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और ये सब देखकर फरीदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर आज पहली बार आलम मुजरा करती है और उसकी आंखों में दुख दूर से ही नजर आ रहा था कि तभी फरीदा आकर बेबो को ताज के मरने की खबर देती है। बेबो भाग के आलम के पास जाती है और उससे कहती है कि ताज अब तुम्हें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। ये सुनकर आलम एकदम से सदमे में चली जाती है और एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब शुरुआत होती है एपिसोड 8 की, जिसमें हम आलम को देख पाते हैं। ताज की मौत का उसको बहुत गहरा सदमा लगा था। वो किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। मल्लिका को अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख होता है। इसके बाद बेबो जान आलम को ताज की कब्र पर लेकर जाती है। वहाँ पहुंचकर आलम फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ ताज के पिता ऑफिसर से पूछते हैं कि ताज की मौत कैसे हुई, तो वो झूठ बोल देता है कि हमारे पुलिस स्टेशन में क्रांतिकारियों ने हमला कर दिया था और उन्हें डर था कि कहीं ताज उनका नाम ना बता दे, इसलिए उन्होंने ताज को मार दिया। और पुलिस वाले मिलकर ताज के पिता को ही हीरा मंडी के खिलाफ भड़का देते हैं। फिर जब पुलिस वाले चले जाते हैं तो ताज के पिता बहुत रोते हैं कि उन्होंने ताज को अरेस्ट ही क्यों करवाया। इधर अब हम फरीदा और मल्लिका को साथ में देखते हैं। वो अब एक दूसरे को माफ कर चुके होते हैं। अब मल्लिका अपने महल की चाबी फरीदा को देती है और कहती है कि मेरी बेटियां इस महल को नहीं चला पाएंगी, क्योंकि उसके लिए कमीनापन और चालाकी बहुत जरूरी है। लेकिन जाते जाते फरीदा वो चाबियां वापस से मल्लिका को ही दे देती है कि इसे तो मैं आपसे छीन कर ले जाऊंगी। इधर अब क्रांतिकारी अंग्रेजों पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन उनके मीटिंग स्पॉट के बारे में अंग्रेजों को पता चल जाता है। इसलिए बेबो उन्हें अब अपनी हवेली पर ले जाने लगती है और इसी बीच उनके एक और साथी की मौत हो जाती है। लेकिन किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर महल तक पहुंच जाते हैं और मल्लिका उन्हें देख भी लेती है, पर वो उनसे कुछ नहीं कहती। मल्लिका बेबो से कहती है कि उन्हें लज्जो के कमरे में ले जाओ जब तक मैं इनके खाने का इंतजाम करती हूँ, क्योंकि मल्लिका को भी उनसे आजादी चाहिए थी। इसी वजह से वो भी क्रांतिकारियों के साथ मिल जाती है। दूसरी तरफ अब फरीदा के पास वालिद साहब आते हैं तो वो उनसे ये कहती है कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालो, जिस पर वालिद साहब बोलते हैं कि नवाबों को अंग्रेजों से कोई नुकसान नहीं है। इसी वजह से फरीदा उसे अपना साहब बनाने से मना कर देती है। दूसरी तरफ अब हम ताज की दादी को देखते हैं, जिनकी हालत बहुत ही खराब थी। जब आलम को ये बात पता चलती है तो वो उनसे मिलने जाती है, तो उसे देखते ही वो खुश हो जाती हैं और उसे अपनी सारी अंगूठियां तोहफे में दे देती है। और फिर वो आलम से कहती है
कि अब मैं चैन से मर सकती हूँ। फिर आलम उनको बता देती है कि बहुत ही जल्द नन्हा ताज भी आने वाला है, जिसे सुनकर दादी और भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वालिद साहब सारे नवाबों को बता देता है कि हीरा मंडी की तबायफ अब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेंगी और सारे नवाब ये फैसला करते हैं कि हम अंग्रेजों से दुश्मनी नहीं पालना चाहते, इसलिए आज से हम हीरा मंडी नहीं जाएंगे। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि अब हीरा मंडी का व्यापार नीचे गिर चुका है, क्योंकि नवाबों ने वहाँ जाना बंद कर दिया था। फिर उस्ताद मल्लिका को जुल्फिकार से बात करने के लिए कहता है, लेकिन मल्लिका ने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ हो जाए अब नवाबों के पास नहीं जाना। इसके बाद तबायफों की एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें बेबो जान कहती है कि अब हमें भी आजादी की राह पर चलना चाहिए और अपने देश को आजाद कराने में मदद करनी चाहिए। ये सुनकर सारी औरतें आजादी के लिए लड़ने को तैयार हो जाती हैं। उधर हामिद भी एंडरसन को मारने की साजिश करता है, तो बेबो बोलती है कि उसको मैं मारूंगी क्योंकि उसने मुझे जलसे में बुलाया है। वो कहती है कि मैं वहाँ उसको सबके सामने मारूंगी, चाहे फिर मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए। अब अगले सीन में हम जलसा देखते हैं, जहाँ पे एंडरसन स्पीच दे रहा होता है कि तभी बेबो सबके सामने उसको गोली मार देती है। तभी वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं, उन्हें हामिद मारने लगता है। इतने में ही पीछे से कार्टराइट आ जाता है और हामिद को गोली मार देता है और बेबो को पकड़कर ले जाता है। उधर मल्लिका को भी ये बात पता चल जाती है कि बेबो ने एंडरसन को गोली मार दी है और ये सुनकर मल्लिका चौंक जाती है। उधर पुलिस वाले बेबो को जेल में बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और वो उसके साथियों के नाम जानना चाहते थे, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। फिर हम फरीदा को देखते हैं, जो मल्लिका के पास जाकर ये कहती है कि हमें बेबो को बचाना होगा, नहीं तो कल वो ऑफिसर उसको मार देगा। अब ये सब फैसला लेती हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। फिर आलम के पास उस्ताद आता है और उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि ऑफिसर कार्टराइट तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता है। ये सुनकर पहले तो आलम भड़क जाती है, लेकिन फिर उस्ताद उससे कहता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, तुम अपने पास इस बंदूक को रखना और उसको गोली मार देना। इस पर आलम भी मान जाती है। अब हम बेबो जान को देख पाते हैं, उसको पुलिस वाले इतना मारते हैं कि वो बेसुध होकर पड़ी हुई थी और वो बेबो को आज रात जान से मारने वाले थे। तभी हम देखते हैं कि हीरा मंडी की सारी तवायफ इकट्ठा होकर बेबो के पास जाने लगती हैं, ताकि वो उसका हौसला बढ़ा सके कि वो अकेली नहीं है। उधर उस्ताद और आलम ऑफिसर कार्टराइट के पास जाते हैं और कार्टराइट आलम के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब वो सारी औरतें आगे बढ़ रही थी तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस वाले आते हैं और उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक उनको नहीं रोक पाते और सारी औरतें पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती हैं। वहीं हमें बेबो जान भी दिखती है, जिसे पुलिस वाले मारने के लिए आगे ले आए थे और जैसे ही उन्हें ऑर्डर मिलता है वो बेबो जान पर गोलियां चला देते हैं और उधर आलम भी उस ऑफिसर को मार चुकी होती है। अब बेबो के मरने से सारी औरतें भड़क जाती हैं और आजादी की जंग में आगे बढ़ जाती हैं और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वाकई में ये सीरीज पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वेब सीरीज के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।